नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक अध्ययन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 6 से 8वीं तक की जो हमारी सामाजिक की किताबें चलती हैं दोस्तों, मैं आरबीसी की और इसके साथ में एनसीईआरटी की बात करूंगा। ठीक है, मैंने ये जो बुक्स हैं अच्छे से इनका अध्ययन किया, उसके बाद में जो मेरे को अच्छे नोट्स लगे वो मैंने नोट्स बनाए। उसके बाद में उन नोट्सों से मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बनाए। यदि दोस्तों आपको बहुत अच्छी मजबूत तैयारी करनी है, सिलेक्शन आपको अच्छे नंबरों के साथ में प्राप्त करना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे तो निश्चित रूप से मेन एग्जाम में भी आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। ये एक साइकोलॉजी हमारा फैक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉडल पेपर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। आप क्या है, जब इनको एक बार सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा, सुनने से जल्दी याद होता है। ठीक है, अब यहां पर 16 जनपदों के नाम भी मैंने लिखे हैं दोस्तों। वो मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां से एक प्रश्न बन सकता है आपका। मान लो कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कि इस जनपद की राजधानी बताइए। ठीक है, ये राजधानी किस जनपद की है, 16 जनपदों में से कौन सा जनपद नहीं है, 16 जनपद कौन से हैं, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। क्योंकि ये नया जो पाठ्यक्रम अभी आया था इससे पहले रीट का, उसके हिसाब से मैंने ये आपको क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, नए सिलेबस को मैंने यहां पर आधार बना के ही ये मैटर तैयार किया है आपका। तो देखिए मैंने सेकंड प्रश्न में लिखा है महाजनपदों की राजधानी अधोलिखित है। जो महाजनपद है हमारे 16, उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न निश्चित रूप से बन सकता है दोस्तों। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। क्या है? चंपा। अंग हमारा महाजनपद है और इसकी राजधानी का नाम है चंपा। इसके बाद में है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह है, इनमें से कोई भी एक नाम आ सकता है। काशी की राजधानी वाराणसी। इसके बाद में वत्स, कौशांबी। इसके बाद में वज्जी, वैशाली या विदेह या मिथिला। उसके बाद में कौशल, श्रावस्ती। उसके बाद में अवंती है, उज्जैन या महिष्मती। उसके बाद में मल्ल, कुशावती। उसके बाद में पंचाल, अहिच्छत्र या काम्पिल्य। उसके बाद में चेदी, शाक्तिमती। उसके बाद में कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसके बाद में मत्स्य, इसका है विराटनगर, इसकी राजधानी है। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक और शूरसेन की राजधानी है मथुरा। और अशमक की राजधानी है पोटली या पोतन। और लास्ट है गांधार। गांधार की राजधानी है आपकी तक्षशिला। ये काफी इंपॉर्टेंट है तक्षशिला वाला। मान लो प्रश्न आता है कि किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है, तो आपका जवाब होगा गांधार। यह प्रश्न आ सकता है कि गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैटर हमने इसमें लिखा है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट मैटर लिखा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर पे अगला सवाल हमारा। देखिए, कौन सी नदी अंग को मगध से अलग करती थी? कौन सी नदी अंग को, अंग क्या है हमारा महाजनपद है जिसकी राजधानी हमने चंपा बताई थी, अंग को मगध से अलग करती है। मगध भी हमारा महाजनपद है, तो कौन सी नदी है वो? तो उत्तर याद रखना, चंपा नदी। चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती है, ऐसे याद रखना है। आगे चलिए, आगे हमारा सवाल है 4 नंबर। अब चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चौथा सवाल। महाजनपदों के प्रमुख शासक हैं, यानी कि जो हमारे महाजनपद थे उनके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें मेन हमने महाजनपद बताए हैं और उनका शासक कौन है वो आपको याद रखना होगा। तो महाजनपद जैसे कि मगध है, तो मगध का शासक बिंबिसार हुआ है, शिशुनाग और अजातशत्रु। ठीक है, ऐसे ही अवंती का चंडप्रद्योत, इसी तरह से काशी का बानर या अश्वसेन, अंग का ब्रह्मदत्त, चेदी का उपचार, वत्स का उदयन, वत्स उदयन। ये तो आपने पढ़ा होगा, संस्कृत वालों ने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये स्वप्न वासुदत्ता जो चलती है आपकी, वहां भी वत्स और उदयन का आपको प्रसंग मिल सकता है। मत्स्य, विराट। इसके बाद में गंधार का चंद्रवर्मण या सुदक्षिण। ये कौन है? ये शासक हैं दोस्तों। ठीक है, और ये इधर जो नाम लिखे हैं हमने, ये है महाजनपद। तो महाजनपद
के कौन कौन शासक हैं? जैसे मगध महाजनपद का शासक कौन है, अवंती का शासक, काशी का शासक, चेदी, अंग, वत्स, मत्स्य, गांधार का शासक कौन है? इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अगला सवाल देखिए 5 नंबर पे, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रेणिक या बिंबिसार। श्रेणिक या बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। समझ गए बात को? ऐसे अब देखो आगे हमने एक प्रकार से नोट्स बनाए हैं, ऐसे मान लो आप नोट्स टाइप में हमने ये क्वेश्चन आंसर आपको बनाए हैं। आपको अलग से कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप लास्ट टाइम में ये पढ़ सकते हो, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, बताइए किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ दोस्तों ईरानियों के द्वारा। ईरानियों ने प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया है। ठीक है, आक्रमण जो हुआ है वो विदेशियों का पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ है। ऐसे चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? समझ गए? तो उत्तर हो जाएगा 6वीं सदी ईसा पूर्व, यानी 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के अंदर किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, जो आपने थ्योरी अब तक पढ़ी है उस थ्योरी से हमने बिल्कुल निचोड़ के यहां पर मोस्ट प्रश्नों को संकलित किया है। अगला सवाल है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? कितना बढ़िया सवाल है। काशी और लिच्छवी का विलय यानी आपस में मिलाना मगध साम्राज्य में किसने किया? उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने। किसने किया? अजातशत्रु ने। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर। गृहपति का अर्थ था। अब जो गृहपति हमारा शब्द आता है उसका अर्थ क्या है, ऐसे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धनी किसान। गृहपति यहां पर धनी किसान अर्थ है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, गृहपति का अर्थ क्या हो जाएगा? धनी किसान। आगे चलिए, अगला सवाल है 11 नंबर। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? मतलब पाटलिपुत्र नामक जो नगर है उसकी स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, और कहां पर की? गंगा व सोन नदियों के संगम पर। ठीक है, साथ साथ में आपको उत्तर तो याद करना ही है, इसके अलावा प्रश्न के अंदर भी कई बार आपको एक मोस्ट फैक्ट मिल जाता है। आगे चलिए, अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की है, इनको संस्थापक मानते हैं। अगला सवाल है, सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई? सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई? उत्तर हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। आगे चलिए, अगला सवाल है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? यानी सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई है 323 ईसा पूर्व में, वो कहां पर हुई? उत्तर होगा बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई है। आगे है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? यानी जो सिक्के या मुद्रा जो है इसका प्रचलन कब से माना जाता है?
उत्तर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से इनका प्रचलन हुआ। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? उत्तर होगा घनानंद। ठीक है, तो घनानंद जो था वो हमारा सिकंदर के समकालीन था। अगला सवाल 18 नंबर। किस सम्राट को सोनिया यानी कि नियमित तथा स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किस सम्राट को सोनिया कहा जाता था? तो यहां पर आपको सोनिया क्या है इसको भी ध्यान रखना है। सोनिया का मतलब होता है नियमित तथा स्थायी सेना रखने वाला जो होता है उसको सोनिया कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा बिंबिसार। क्या उत्तर होगा? बिंबिसार। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न को समझते हैं। देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव का जो मुखिया होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा भाजक या ग्राम भोजक। या तो भाजक कहते हैं या ग्राम भोजक, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। 20 नंबर प्रश्न है अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे चलो। अगला प्रश्न है राजगृह में महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप किसने बनवाया? बहुत बढ़िया सवाल है। राजगृह के अंदर महात्मा बुद्ध के जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों पर स्तूप किसने बनवाया? उत्तर होगा अजात शत्रु ने। किसने बनवाया? अजात शत्रु ने। अगला प्रश्न, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम था दोस्तों कुणिक। क्या था? कुणिक। ठीक है, ऐसे। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए कौन था? तो उत्तर होगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को माना जाता है। तो ऐसे करके हमारे 23 प्रश्न हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? बताइए। उत्तर हो जाएगा अरस्तु का। सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है 25 नंबर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान चलाया उसका प्रारंभ उसने कब किया? उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे आप जब खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो उस समय आप इसको चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें सुनने से जल्दी याद होती हैं, डायरेक्ट दिमाग पर जाती हैं, दिमाग में चली जाती हैं। इसलिए ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको आप सुनते सुनते याद कर सकते हो। आगे चलिए, अगला सवाल 27 नंबर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में। कब किया? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन किया है वो किसने किया? उत्तर हो जाएगा अशोक ने। किसने किया? अशोक ने। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की खोज कब व किसने की? कितना बढ़िया सवाल है। देखिए, अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उनकी खोज कब हुई और किसने की?
ये आपको दो चीज याद रखनी है इसमें। तो 1750 ईस्वी में हुई और पोर्ट्रेटी फैनथेलर ये खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है। कब हुई? 1750 ईस्वी में हुई। और किसने की? तो पोर्ट्रेटी फैनथेलर, ये करने वाला व्यक्ति है, खोज करने वाला। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या 14 है दोस्तों। कितनी है? 14। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर। कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यानी जो कलिंग युद्ध होता है उसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? उत्तर होगा 13वें शिलालेख में। कहां मिलता है? 13वें शिलालेख में। ठीक है ना। ऐसे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यह भी अच्छा सवाल है। इसका आंसर याद रखना होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। किसका? मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अगला सवाल देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं और प्रथम तीर्थंकर? तो उत्तर में याद रखना है ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक भी कहते हैं और प्रथम तीर्थंकर भी यही थे। ऐसे आपको याद रखना है ऋषभदेव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। उत्तर याद रखना होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें या फिर हम कह सकते हैं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। आगे चलिए, 35 नंबर सवाल है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी हैं इनके बचपन का नाम क्या था? उत्तर होगा वर्धमान। इनको बचपन में वर्धमान नाम से जानते थे। ठीक है। आगे चलो, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब व कहां हुआ? उत्तर में याद रखना है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। देखो दो बात याद रखनी है, कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहां हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। आगे चलिए, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर याद रखना है, माता का नाम तो था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सवाल हैं, देखिए 37 हो चुके हैं। 38 नंबर का सवाल है, महावीर को किस नदी के तट पर तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? वो कौन सी नदी थी जिसके तट पर तपस्या करते हुए महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उस नदी का नाम है दोस्तों ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी है वो? ऋजुपालिका नदी। अगला सवाल देखिए, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ये भी अच्छा सवाल है। महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया वो कौन सी भाषा में दिया? तो उत्तर याद रखना है प्राकृत या अर्धमागधी भाषा। या तो आप प्राकृत कह सकते हैं या उसको हम अर्धमागधी भाषा कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर, यानी फॉलो करने वाले कौन थे? उनका अनुकरण अनुसरण करने वाले पहले व्यक्ति किसे माना जाता है? उत्तर लिखना है उनके यानी कि महावीर के दामाद जामिल थे। यानी इनका दामाद था जिसका नाम है जामिल, यही इनके पहले अनुयायी थे। अगला प्रश्न, पहली जैन सभा कहां और कब आयोजित की गई? पहली जैन सभा कब व कहां आयोजित की गई? उत्तर यह पाटलिपुत्र में
322 ईसा पूर्व में। तो कहाँ की गई? पाटलिपुत्र में की गई पहली जैन सभा। उसके बाद में याद रखना है कि कब की गई? 322 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। अगला प्रश्न देखिए, किस सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। किस सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? तो उत्तर याद रखना है, पहली जैन सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। कौन से दो भाग थे? एक तो श्वेतांबर हो गया और एक दिगंबर हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों को आप जानते होंगे, ठीक है। आपने जैनी देखे होंगे, श्वेतांबर भी देखे होंगे और दिगंबर भी देखे होंगे, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अगला सवाल, दूसरी जैन सभा कब और कहां पर आयोजित हुई? दूसरी जैन सभा, तो दूसरी जैन सभा हुई है 512 ईस्वी में वल्लभी यानी कि गुजरात में हुई है। 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई है। अगला सवाल, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैन धर्म के त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? तो त्रिरत्न में तीन बातें आती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, ये आपके त्रिरत्न कहलाते हैं जैन धर्म के अंदर, ठीक है। ऐसे करके 44 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 45 नंबर का सवाल है हमारा। सवाल को पढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां हुई? ये हमारा 45 नंबर का सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना है, 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी या राजगीर में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी यानी कि राजगीर में हुई। चलो आगे, 46 नंबर का सवाल है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर याद रखना है, गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। कैसे? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? उत्तर याद रखना है, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ऐसे याद रखना है। अगला सवाल सुनिए, 47 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? उत्तर याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। 563 ईसा पूर्व में हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, उस जगह पर इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? चलिए आपको बता रहे हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी, पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यह भी अच्छा सवाल है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उत्तर याद रखना है, सिद्धार्थ। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ऐसे भी पूछ सकते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 50 नंबर। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो उत्तर याद रखना होगा, आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। कौन थे? वही प्रथम गुरु थे। अगला सवाल, सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? बताइए, सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो निरंजना नदी के किनारे हुआ है, लेकिन कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वृक्ष का नाम है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे
अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से। ठीक है, सिद्धार्थ को बुद्ध कब कहा गया, यानी कब बुद्ध के नाम से जाने गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। अगला सवाल 53 नंबर, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो कहां पर दिया था? सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ, ऋषिपतनम, सारनाथ या ऋषिपतनम में। अगला सवाल देखिए 54 नंबर, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की किस राजधानी में दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, वो कौशल देश की कौन सी राजधानी में दिए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, जो कि कौशल देश की राजधानी है। यहां पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अभी हमने इससे पहले भी त्रिरत्न बताए थे जैन धर्म के अंदर, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म की बात है। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न क्या हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो हमारे तीन शब्द हैं, इनको बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ, ऐसे याद रखना है। अगला सवाल है हमारा 56 नंबर पे, बौद्ध सभाएं कब कब हुई? यानी जो बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ है वो कब कब हुआ? ऐसे यहाँ पर सवाल है हमारा। हालांकि थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इनको एक साथ यहाँ नोट कर दिया। उत्तर में आपको देखो मैंने सबको एक साथ बता दिया है। बौद्ध जो हमारी संगीति हुई हैं वो 4 हुई हैं, यानी कि 4 सभाएं हुई हैं। प्रथम सभा जो हुई है वो हुई है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय सभा हुई है 383 ईसा पूर्व में, तृतीय सभा हुई है 255 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ सभा हुई है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ये तो हो गया इनका समय। अब प्रथम जो हमारी सभा हुई है, स्थान था राजगृह है। कहाँ पर हुई? राजगृह में। इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप था, और शासन काल था अजात शत्रु का। ये तो है प्रथम बौद्ध संगीति। जब प्रथम बौद्ध सभा हुई उस समय की ये स्थिति आपको याद रखनी होगी। समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। ऐसे ही द्वितीय सभा जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और स्थान वैशाली में हुई थी, अध्यक्ष सभा कामी, और शासनकाल था कालाशोक का। ठीक है, इसी तरह तीसरी सभा जो हुई 255 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसमें जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स, और शासनकाल था अशोक का। लास्ट चतुर्थ जो हमारी बौद्ध संगीति हुई वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुई, और अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष को बताते हैं। शासनकाल जो था वो कनिष्क का था। ऐसे करके हमने इसमें 4 जो संगीति हुई हैं उन चारों का संकलन कर दिया है। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है इनमें से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर सवाल है, कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? कौन सी बौद्ध संगीति के बाद जो बुद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो बताइए, उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है हमारी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय, उसके बाद में ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो हीनयान शाखा बट गई इसकी, और दूसरी महायान शाखा, यानी 2 शाखाओं में ये विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। अगला सवाल है, चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले? चंपा में कितने संस्कृत वाले अभिलेख प्राप्त हुए? उत्तर है 100 से अधिक। चंपा में 100 से भी अधिक संस्कृत के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है?
जावा की जो सबसे लोकप्रिय मूर्ति है उसका नाम क्या है? भटार गुरु। क्या नाम है? भटार गुरु। ये भी मोस्ट सवाल है। 60 नंबर का हमारा सवाल है, राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित आश्रमों की संख्या थी, कितनी थी? 100। कितनी? 100। इंडोनेशिया का अर्थ क्या है? भारतीय द्वीप। इंडोनेशिया का जो अर्थ है वो भारतीय द्वीप है। ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर हमारे 61 सवाल हो गए। तो आप तो ऐसे मान के चलो कि हमने 60 सवाल आपको बता दिए, ठीक है। 61 तो हमने बता दिया, क्योंकि वैसे हमारा उद्देश्य 60 प्रश्न बताने का है, क्योंकि आपकी एसएसटी के अंदर 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं मॉडल पेपर में आपको 60 प्रश्न बताऊंगा। अब इसमें लगभग 1000 से ऊपर प्रश्न है हमारे पास। उन सवालों को आप यदि एक बार सुन लेते हो तो गारंटी देंगे कि आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा उसका, क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो अच्छे से आपकी बुक्स से छांट करके बनाए हैं और हमने खुद ने तैयारी करी है ढंग से, तब आपको ये हम बता रहे हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना दोस्तों। इसी तरह से हमने संस्कृत की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ जैसे फर्स्ट लेवल वालों के लिए पर्यावरण के भी मैंने बहुत सारे प्रश्न बना रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, तो वो भी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। इसके अलावा साइकोलॉजी की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। मेरा उद्देश्य है केवल जून के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा सीरीज आपको बता सकूं, ये हमारा उद्देश्य है। आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, आपको जरूर जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।